हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के बायोलॉजी के सेकंड यूनिट के बारे में, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, यानी कि अनुवांशिकी तथा विकास के बारे में। तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है जो मेंडल थे, ठीक है, उन्होंने जो 3 लॉ दिया उनके बारे में पढ़ते हैं। उसमें से 2 लॉ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, तो उसे हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस प्रभाविता का नियम, ठीक है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है? इन्होंने इसमें मेंडल ने बताया कि अगर दो कोई एक कैरेक्टर है, ठीक है, मान लीजिए हम लोग टॉल एक लिए हैं किसी प्लांट के हाइट का कैरेक्टर, तो जब ये बता रहा है कि जब इसका हम क्रॉसिंग करवा रहे हैं तो जो F1 जनरेशन आएगा, मतलब जो ये दोनों का क्रॉसिंग कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो F1 जनरेशन आएगा वो हमेशा क्या होगा, किसी एक कैरेक्टर अपने ऊपर प्रभावित करेगा, ठीक है। तो जैसे कि ये T आ जाएगा और यहाँ से ये, तो इसे हम कहेंगे टॉल, यानी कि लंबा वाला प्लांट, ठीक है। तो ये बताता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, मतलब अगर दो कैरेक्टर को लिए या एक हाइट जिसका बहुत ऊंचा है और जिसका नीचे है, जब दोनों को क्रॉस करवाएंगे तो हम लोग को उसका रिजल्ट में मिलेगा टॉल प्लांट। मतलब इसमें से जो एक जीन है, ठीक है, टॉल का जीन है, वो क्या कर रहा है, अपने आप को ज़्यादा प्रभावित कर रहा है इसके कंपैरिजन पे। तो ये बताता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। तो इसके बाद एक लॉ है, वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जो सेकंड लॉ है वो बताता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में पृथक्करण का नियम, ठीक है। इस लॉ के इस नियम के अनुसार जब हम कोई सा भी कैरेक्टर लेते हैं, सिंगल कैरेक्टर लेते हैं, उनमें जो 2 जीन प्रेजेंट रहता है, ठीक है। मान लीजिए कोई सा भी कैरेक्टर लिए हम लोग, कैरेक्टर में कोई सा भी लक्षण लिए, ठीक है, उसके अंदर जो जीन प्रेजेंट रहते हैं, मान लो इसका 2 जीन है, ठीक है, स्मॉल टी 2 जीन है। जब सेल का, ठीक है, ये सब जीन है जो सेल में प्रेजेंट होगी, जब सेल का विभाजन होने का टाइम आएगा, मतलब सेल का डिवीजन होने का टाइम आएगा, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पृथक्करण के नियम के अनुसार ये जो 2 जीन है वो 2 जीन अलग अलग क्या होंगे, पृथक होंगे, ठीक है। जैसे कि ये 2 जीन है वो एक अलग गैमेट में जाएगा और ये जो है वो अलग गैमेट में जाएगा। इसके अनुसार ये है कि जो 2 जीन होते हैं वो अलग अलग डिफरेंट गैमेट में जाते हैं, दोनों का मिक्सअप नहीं होता, ठीक है। दोनों में क्या होगा, दोनों का मिश्रण नहीं होगा। मिश्रण का मतलब है कि ये 2 जो टीटी बनाई हुई है, ठीक है, ये दोनों जीन किसी एक गैमेट में नहीं जाएंगे, ये किस में जाएंगे, ये जीन जाएगा, एक जीन इधर आएगा गैमेट में और ये एक जीन है वो जाएगा इधर। तो ये बताता है हमको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। ये 2 लॉ है जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम और प्रभाविता का नियम, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं मेंडल के दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। इस जेनेटिक्स से, आनुवंशिकता से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन है जो हमेशा क्या होता है, रिपीट में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसमें से एक क्वेश्चन है कि जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है, ठीक है, द्विगुना डीएनए का जो रहता है उसकी जो संरचना है उसके बारे में हमेशा पूछा जाता है कि उसकी संरचना कैसे बनाते हैं। तो 2 साइंटिस्ट थे, वॉटसन एंड क्रिक, ठीक है। दो साइंटिस्ट थे, वॉटसन एंड क्रिक, ठीक है। ये दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है उसे बताया, ठीक है। तो इसके अनुसार कुछ इसके नियम है, ठीक है, उसके बारे में हमें पढ़ना है और बस ये डायग्राम देखना है और उस नियम के बारे में बताना है।
तो उस नियम के अनुसार सबसे पहले जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर रहता है, जो उसकी संरचना रहती है, वो हमेशा 2 स्ट्रैंड पे होती है, ठीक है। जो डीएनए होता है वो एक सिंगल स्ट्रैंड और ये डबल स्ट्रैंड, ठीक है। 2 स्ट्रैंड होता है इसका डीएनए का हमेशा। दूसरा ये है, ठीक है, दूसरी बात ये है कि जो डीएनए की संरचना होती है वो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होती है, ठीक है, पृथक्करण में होती है। जैसे कि एक संरचना ऐसे बन रही है तो दूसरी संरचना उसके अपोजिट में बनेगी, ठीक है। तो ये है दूसरा नियम। अब तीसरे नियम में ये बोलते हैं कि जो डीएनए का संरचना बन रही है, ठीक है, मान लो एक स्ट्रैंड है, सिंगल स्ट्रैंड है डीएनए का, जैसे कि डीएनए का स्ट्रक्चर है, तो डीएनए का स्ट्रैंड बना किससे है? तो डीएनए का स्ट्रैंड बना है एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से, ठीक है। मतलब एक न्यूक्लियोटाइड चेन का एक बहुत सारा क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड चेन रहते हैं, वो स्ट्रैंड पे बहुत सारे जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो जब बहुत सारे जुड़े रहते हैं न्यूक्लियोटाइड, तो तब हमें कहते हैं उसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। तो इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब ये है कि डीएनए में क्या होता है, कुछ नाइट्रोजनस बेस होते हैं, ठीक है। डीएनए क्या क्या से मिलकर बना है ये देखिए। पहला है एक नाइट्रोजन का बेस होता है, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस होते हैं। दूसरा यहाँ पे एक शुगर होता है, ओके, एक पेंटोज शुगर होता है जिसे हम कहते हैं शर्करा। दूसरा होता है शुगर। अब तीसरा यहाँ पे होता है फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फॉस्फेट ग्रुप। तो अब देखिए यहाँ कहता है जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो 2 टाइप के क्या है नाइट्रोजनस बेस, एक प्यूरीन है और एक पाइरिमिडीन है, ठीक है, प्यूरीन और पाइरिमिडीन। तो प्यूरीन के अंदर आता है ए एडेनिन और थाइमिन, ठीक है। प्यूरीन के अंदर आता है एडेनिन जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, और थाइमिन मतलब होता है टी से, ठीक है। तो ये प्यूरीन के अंदर है। इसके बाद थाइम और इसके बाद आता है पाइरिमिडीन जिसमें आता है साइटोसिन और ग्वानाइन, ठीक है, जिसको हम सी से और जी से डिनोट करते हैं। अब देखिए ये जो डीएनए का है डबल स्ट्रक्चर है, इसमें पता है कि 2 स्ट्रैंड रहते हैं। तो दोनों स्ट्रैंड में क्या होता है, एक साइड एक नाइट्रोजनस बेस रहेगा, दूसरे साइड फिर नाइट्रोजनस बेस रहेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जो 2 नाइट्रोजनस बेस हैं प्यूरीन और पाइरिमिडीन, वो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। कैसे बॉन्ड बनाएंगे, जो एडेनिन रहेगा वो हमेशा बॉन्ड किससे बनाएगा, थाइमीन से बनाएगा, टी से बनाएगा, और थाइमीन कैसे बनाएगा, ए से बनाएगा। वैसे ही जो साइटोसिन है वो हमेशा बॉन्ड बनाएगा ग्वानिन से, वैसे ही ग्वानिन है वो हमेशा बॉन्ड बनाता है साइटोसिन से। यहाँ पे ठीक है, ये है नाइट्रोजनस बॉन्ड, मतलब नाइट्रोजनस बेस रहता है उसमें जो बॉन्ड बनते हैं उनका नाम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो 2 नाइट्रोजनस बेस है तो कौन सा बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके। तो ये जो बीच में आप लोग को बॉन्ड दिख रहा है ये बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हमेशा याद रखिए एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। जैसे आप दिख रहा है ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये बना हुआ है, ठीक है। और वैसे ही ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, सेम अपोजिट होगा, ठीक है। अगर थाइमिन और एडेनिन के बीच में बॉन्ड बनना है तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में बनना है तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ओके। तो ये है इसका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर मॉडल। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ है कि ये जो मॉडल बना है ये हमेशा कॉइल होगा, जैसे कि घुमा हुआ होगा, मुड़ा हुआ होगा, ठीक है। हमेशा का कभी भी डीएनए के स्ट्रक्चर वैसे सीधा सीधा नहीं बनता, वो हमेशा कैसे बनता है, कॉइल बनता है, गोलाकार घूमते हुए बनता है ऐसे, ठीक है। तो ये इसका चौथा नियम हो गया। अब जब ये बन गया तो इसमें और एक है कि पोलैरिटी, मतलब इसका जो लास्ट पॉइंट रहता है पोलर होता है, ठीक है। तो वो हमेशा क्या होता है, अलग अलग होता है, अपोजिट होता है। जैसे कि जैसे अगर 2 स्ट्रैंड बताए, ठीक है, तो ये पहला स्ट्रैंड हो गया हम लोग का, ये दूसरा स्ट्रैंड हो गया। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे ठीक है तो 3 प्राइम है, ओके। तो इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा, 5 प्राइम होगा, ओके।
वैसे ही अगर यहाँ पे 3 प्राइम है तो ऊपर क्या होगा, नीचे होगा 5 प्राइम और इसके अपोजिट 3 प्राइम। तो इसका जो पोलैरिटी होता है हमेशा वो विपरीत होता है, अपोजिट होता है, ठीक है। दोनों स्ट्रैंड में हमेशा अलग अलग पोलैरिटी प्रेजेंट रहेगा, ओके। अब चौथा नियम ये हो गया, ये चौथा चीज हो गया। अब पांचवा इसका नियम में ये आता है कि ये जो पोलैरिटी बन रहा है, ठीक है, इसके बाद ये जो घुमाव दिख रहा है आपको, बताइए कि कॉइलिंग होता है, तो एक जो हेलिक्स बोलते हैं इसको, जो कॉइल होता है हमको इससे हम हेलिक्स बोलते हैं। तो एक हेलिक्स के अंदर, मतलब एक ये जो हेलिक्स है इसके अंदर, ठीक है, एक हेलिक्स के अंदर 10 नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। ये जो दिख रहे हैं आपको 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर है, मतलब ये जो A T G ये सब बन रहा है, ठीक है। ऐसे 10 टाइप के क्या होंगे नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे एक हेलिक्स के अंदर, ठीक है। तो एक हेलिक्स के अंदर 10 बेस पेयर प्रेजेंट रहते हैं, ओके, ये हो गया। अब इसके बाद और क्या है चौथा, कि इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो एक हेलिक्स के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, तो ये कितना है 3.4 एंगस्ट्रॉम, ओके। तो ये है डेली के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का मॉडल, ठीक है। तो इसे आप क्या होना चाहिए, ये जो स्ट्रक्चर बना है इसे आपको अच्छे से याद करना होगा, प्लस इसके कुछ नियम है उसको बताना होगा। और नियम बताने का इसी तरीका ये है कि अगर आपको ये स्ट्रक्चर याद हो गया तो आप इजीली बता सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा चीज़ क्या क्या से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन पूरा हुआ। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं जो अनुवांशिकता में इम्पोर्टेंट होता है, वो है लैक ओपेरॉन, ठीक है। तो लैक ओपेरॉन को हम देखते हैं। लैक ओपेरॉन मतलब जीन का जो संरचना होती है, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। जो जीन का रेगुलेशन होता है कैसे हो रहा है उसके बारे में हमें लैक ओपेरॉन के थ्रू बताया गया है। ओपेरॉन मॉडल, एक दो साइंटिस्ट ने उन्होंने ओपेरॉन का मॉडल दिया, ठीक है। और लैक का मतलब होता है यहाँ पे लैक्टोज, जो दूध में प्रेजेंट रहता है शुगर, उसे कहते हैं लैक्टोज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जो लैक्टोज रहता है, ठीक है, तो एक बैक्टीरिया होता है इकोलाई बैक्टीरिया, उसके अंदर हम देखते हैं कि उसके अंदर हम लैक्टोज डाल दें तो उसका डाइजेशन कैसे होगा, ठीक है। तो जो साइंटिस्ट थे वो इसके बारे में रिसर्च करते हैं, स्टडी के फिर बताया कि लैक्टोज का डाइजेशन यहाँ पे कैसे हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए 3 एंजाइम की जरूरत पड़ती है ताकि वो मतलब लैक्टोज से उसको तोड़े और डाइजेस्ट करे। तो इसे समझाने के लिए उन्होंने लैक ओपेरॉन मॉडल दिया, ठीक है। तो इस मॉडल के थ्रू हमें बताया गया है तो लैक ओपेरॉन मॉडल में बनाया गया कि सबसे पहले यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्वेश्चन क्या होता है, या तो आपको पूछेगा लैक ओपेरॉन को समझाइए, या तो इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं उनके बारे में आपको डिफाइन करना रहेगा। जैसे कि इसमें होता है, एक तो प्रेजेंट होता है, पहले प्रमोटर प्रेजेंट होता है, प्रेशर लिख लीजिए, एक प्रेजेंट होता है प्रमोटर होता है, दूसरा होता है रेगुलेटर, ठीक है, प्रमोटर रेगुलेटर, और एक होता है अपना ऑपरेटर, ऑपरेटर, और लास्ट में होता है इसमें स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। ये है लैक ओपेरॉन में ये सब प्रेजेंट रहते हैं। तो हमें क्या क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि पहले 2-3 बार पूछा गया कि स्ट्रक्चरल जीन को बताइए, या तो ये सब को मिला के एक वर्ड यूज करता है कंट्रोलर जीन,
कंट्रोलर मीन्स जो कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो दो चीज़ आपको पूछा जाता है, कंट्रोलर जीन के बारे में बताइए या तो स्ट्रक्चरल जीन के बारे में आप बताइए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये जो इस साइड पे आपका 3 स्ट्रक्चरल जीन रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 क्या है, 3 स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे लैक्टोज में क्या होगा, सबसे पहले लैक Z रहेगा, ठीक है, लैक Y और लैक A, ये 3 टाइप के एंजाइम आपके पास प्रेजेंट है, ओके। ये तीनों हो गए। अब उसके आगे क्या रहेगा, उसके पहले जस्ट आपका रहेगा ऑपरेटर, ठीक है। दूसरे पेन से लिख देते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट है, ये हो गया ऑपरेटर, ठीक है। ऑपरेटर के पहले क्या प्रेजेंट रहेगा, आपका ऑपरेटर के पहले प्रेजेंट रहेगा प्रमोटर रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए पी रीजन, ठीक है। अब प्रमोटर के पहले क्या प्रेजेंट रहता है, ये प्रेजेंट रहेगा आपका रेगुलेटर, ठीक है। ये आपके ऐसे करके आपका लेफ्ट पर आपका मॉडल बना जाता है। तो ये सबको आप कंट्रोलर जीन बोलते हैं और ये इसे आप स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसमें 2 कंडीशन है आपका कि अगर जो ये बैक्टीरिया के पास लैक्टोज प्रेजेंट है या लैक्टोज नहीं है, अगर लैक्टोज के प्रेजेंस पे एक अलग यहाँ पे चलता है ऐसे प्रोसेस, और लैक्टोज जब वहाँ पे नहीं रहेगा, अपसेंट रहेगा, तो वहाँ पे प्रक्रिया अलग चलती है, ठीक है। तो उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर सराउंडिंग पे क्या होगा, लैक्टोज प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो हम पहले देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे बैक्टीरिया के पास क्या होगा, लैक्टोज की मात्रा प्रेजेंट होगी, लैक्टोज जो शुगर है वो प्रेजेंट होगा। तो जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा तब क्या होगा, देखिए यहाँ पे इसको लैक्टोज मिल गया। अब ये जो रेगुलेटर है ये क्या काम करता है, ये प्रोटीन बनाता है, ठीक है। रेगुलेटर क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा। अब प्रोटीन कैसे बनता है, सबसे पहले इसका mRNA बनेगा, ठीक है। mRNA से फिर प्रोटीन बनेगा। तो जैसे ही ये mRNA बनाया, फिर mRNA से क्या बन गया, प्रोटीन बन गया। इस प्रोटीन को हम बोलते हैं रिप्रेसर प्रोटीन, ठीक है। क्या बोलते हैं, रिप्रेसर प्रोटीन बोलते हैं। तो अगर सराउंडिंग पे क्या प्रेजेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है, तो लैक्टोज क्या करता है, लैक्टोज आता है और ये जो मान लो एसिडिक प्रोटीन बना हुआ है, ठीक है। तो लैक्टोज आएगा और इस प्रोटीन से ऐसे करके क्या करेगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। लैक्टोज आके इस प्रोटीन से जुड़ गया। अब ये प्रोटीन क्या काम करता है, पहले हम लोग का ये प्रोटीन जाता है ऑपरेटर रीजन में जुड़ता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ये लैक्टोज आके इस प्रोटीन से जुड़ गया है। तो ये प्रोटीन जैसे ही ऑपरेटर के पास जाता है, ऑपरेटर बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता, ओके। तो ऑपरेटर से पहचानता नहीं है, तो अब ये जाके क्या होगा, ऑपरेटर से जुड़ेगा नहीं, और जैसे ही ऑपरेटर से नहीं जुड़ेगा तो अब ये प्रमोटर अपना काम स्टार्ट कर देगा। प्रमोटर में क्या होता है, एक आरएनए, प्रमोटर में होता है एक आरएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज नाम का एक एंजाइम होता है जो क्या करता है, प्रमोटर के पास जाके जुड़ता है, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रमोटर के पास जाके जुड़ता है और प्रमोटर को बोलता है कि आगे की प्रक्रिया को शुरू करें, ठीक है। तो जैसे ही अब देखिए ऑपरेटर भी अपना खाली है क्योंकि ये वाला जो प्रोटीन है वो इससे आगे जुड़ा नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज जाएगा, प्रमोटर से जुड़ जाएगा। जैसे ही प्रमोटर से जुड़ेगा, प्रमोटर अपना काम क्या करेगा, शुरू कर देगा, ओके। तो जैसे ही ये आगे अपना काम शुरू किया, तो जैसे ही आगे शुरू करके कहाँ जाएगा, स्ट्रक्चरल जीन के पास। तो जैसे ही जीन के पास पहुंचेगा, ये जीन क्या करेंगे, अपना ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से आरएनए बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनता है, देखिए तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन से ये एमआरएनए बनाएंगे, तीनों के तीनों क्या करेंगे, एमआरएनए बनाएंगे, और एमआरएनए बनाने के बाद तीनों क्या बनाएंगे, प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो कौन से प्रोटीन बनाएंगे, जो लैक जेड वो बनाएगा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है, और लैक वाई बनाएगा परमीएज, और लैक ए बनाएगा ट्रांसएसिटाइलेज, ठीक है। तो ये जो तीनों एंजाइम है ये
इम्पॉर्टेंट है लैक्टोज का पाचन करने के लिए, ठीक है। लैक्टोज का जो पाचन हो रहा है उसके लिए महत्वपूर्ण है ये तीनों एंजाइम, ठीक है। तो इसके बाद देखिए ये पहला हम लोग का कंडीशन था कब, जब लैक्टोज हमारे पास प्रेजेंट था। अब दूसरा एक कंडीशन आता है, ठीक है। अब दूसरा एक कंडीशन आता है जब हमारे पास लैक्टोज एब्सेंट रहता है, तब क्या होता है देखिए। अब देखिए अगर हमारे पास क्या है लैक्टोज एब्सेंट है तब क्या होगा, तो जैसे कि पहले यहाँ पे था स्ट्रक्चरल जिन तीन थे, ठीक है। ये Z, ये Y और ये A, ये तीनों प्रेजेंट है। यहाँ पे हमारा क्या प्रेजेंट था, ऑपरेटर था, यहाँ पे प्रमोटर था और यहाँ पे रेगुलेटर जी था, ओके। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, बैक्टीरिया के पास लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो ये लैक्टोज एब्सेंट हो गया, ठीक है। ये प्रेजेंट नहीं, मतलब सॉरी, तो ये था हमारे पास एब्सेंट। अब क्या होगा, ये जो रेगुलेटर जिन है, ये जो प्रोटीन बनाना था वो प्रोटीन बनाएगा, कौन सा प्रोटीन, रिप्रेशर प्रोटीन, ये रिप्रेशर प्रोटीन को बनाया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये जो प्रोटीन है वो तो बन गया, एक प्रोटीन बन गया। अब लैक्टोज तो है नहीं यहाँ पे, तो वो आके यहाँ से जुड़ेगा नहीं, ठीक है। तो अब ये प्रोटीन अकेला हो गया ना, खाली हो गया, तो ये प्रोटीन क्या करेगा, ये जाएगा और किससे जुड़ जाएगा, ऑपरेटर से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोटीन गया और ऑपरेटर से ऐसे करके पूरा जोड़ दिया, मतलब ऑपरेटर को ब्लॉक कर दिया, ठीक है। ऑपरेटर को ब्लॉक कर दिया। तो अब देखिए जैसे ही ऑपरेटर ब्लॉक किया, अब आरएनए पॉलीमरेज से वो जाएगा और इससे प्रमोटर से जुड़ जाएगा, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज तो अपना काम करेगा, लेकिन प्रमोटर अपना आगे का काम नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे जाने के लिए वहाँ जगह ही नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो प्रमोटर तो ब्लॉक हो गया ना, तो जब ये आगे जा नहीं पाएगा तो ये जो हमारे तीन एंजाइम है ये अपना काम नहीं करेंगे और ये क्या करेंगे, प्रोटीन का सिंथेसिस यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये दो कंडीशन हो गया, जब लैक्टोज एब्सेंट है और लैक्टोज प्रेजेंट है, तो ये दो टाइप के क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास पूछे जाते हैं हमेशा, ओके। तो इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं कि और कौन से क्वेश्चंस हमारे पास पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। अब देखिए इसमें एक और क्वेश्चन है जो हमारे पास पूछे जाता है, वो है हार्सी चेस का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। जो दो साइंटिस्ट थे हार्सी और चेस, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, किसके ऊपर किया, कि जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है या नहीं है। हम तो जानते हैं कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन कौन सा एक्सपेरिमेंट सफल हुआ, वो है हार्सी और चेस का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये जो दो साइंटिस्ट थे उनके एक्सपेरिमेंट से पता चला कि हम लोग का जो डीएनए है हमारे पास, ठीक है, वही है मतलब जेनेटिक मटेरियल, मतलब अनुवांशिकी का जो मेन कारण होता है वो कौन है, डीएनए है, ठीक है। तो वो दो इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, एक बैक्टीरियोफेज वायरस दिया, ठीक है। बैक्टीरियोफेज दिया मतलब एक ऐसा बैक्टीरिया जिसको क्या किया, वायरस आके इन्फेक्ट किया, वायरस आके खा लिया समझो, ठीक है। तो वो बैक्टीरियोफेज लिया और उस बैक्टीरियोफेज में वो क्या रेडियो एक्टिव किया, ठीक है। किसे, एक रेडियो एक्टिव किया सल्फर वाला और एक क्या हमारे पास फास्फोरस, ठीक है। तो याद करने वाला बात ये है कि हमेशा जो फास्फोरस रहता है उसके पास क्या प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो जो फास्फोरस है उसके पास प्रेजेंट रहते हैं डीएनए, ठीक है। और जो सल्फर है उसके पास प्रेजेंट रहता है प्रोटीन, ठीक है। तो ये जिससे पता लगा है, तो सबसे पहले देखिए इस एक्सपेरिमेंट में एक डायग्राम इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। ये डायग्राम के बाद देखिए और इसके बाद क्या देखोगे आप कि ये जो प्रोसेस है वो कितने स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो 3 स्टेप में क्या होता है, कंप्लीट होता है। सबसे पहले तो इन्फेक्शन हो रहा है, यहाँ पे इन्फेक्शन के बाद ब्लेंडिंग हो रहा है, ब्लेंडिंग मतलब मिक्स होना, ठीक है, मिक्सर हो रहा है। फिर लास्ट में क्या हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब पृथक्करण होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, वो दो अलग अलग बैक्टीरियोफेज लिया,
जिसमें एक में क्या था, सल्फर था और दूसरे में फास्फोरस था, ठीक है। जब दोनों को वो लिया तब क्या करता है, दोनों को लिया और एक बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया, ठीक है, दोनों को इन्फेक्शन करा दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, वो जो बैक्टीरियोफेज वायरस था, ठीक है, वो अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर से छोड़ देगा, देखो ये छोड़ दिया, ओके। जैसे ही छोड़ देगा, अब ये तो चले गया बैक्टीरियोफेज, मतलब वायरस चला गया, ठीक है। मेन काम था जेनेटिक मटेरियल से वो इसके अंदर डाल दिया। अब जब डालने के बाद दोनों क्या होगा, दोनों का बैक्टीरिया का खुद का जेनेटिक मटेरियल और जो वायरस डाला है वो दोनों मिक्सअप होंगे, ठीक है। जब मिक्सअप हो रहे हैं तब फिर थर्ड स्टेप हमारे आ रहा है सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। जब सेंट्रीफ्यूगेशन का बारी आता है तब देखता है कि जो क्या किया, रेडियो एक्टिव किया था ना ये, ठीक है। सबसे पहला बात यहाँ पे रेडियो एक्टिव था किसका, सल्फर का और फास्फोरस का, ठीक है। तो वो देखता है जिसमें वो रेडियो एक्टिव सल्फर डाला, ठीक है, सल्फर वाला डाला, तो उसमें जो चमक रहा था, रेडियो एक्टिव मतलब चमकना होता है, तो जो चमकता हुआ चीज है उससे वो मिला ऐसे सराउंडिंग में बाहर मिला, ठीक है। जो सेल था सेल के अंदर नहीं मिला, सेल के बाहर पे मिला उससे चमकता हुआ चीज, ठीक है। तो जब चमकता हुआ चीज सेल के बाहर मिला तो ये पहला एक्सपेरिमेंट हो गया। अब जब इधर प्रोटीन वाला देखा वो, तब वहाँ क्या देखा, फास्फोरस वाला देखा, उसमें क्या हुआ, जो चमकता हुआ चीज था, रेडियो एक्टिव चीज था, वो कहाँ मिला उसे, सेल के अंदर मिला, और बाकी जो भी वेस्ट था वो सब कहाँ मिला, बाहर मिला। तब ये दोनों चीज से एक चीज पता चल रहा है, ठीक है, मतलब चमकता हुआ चीज मतलब क्या है यहाँ पे, सल्फर में क्या था, प्रोटीन है, चमकता हुआ चीज क्या है यहाँ पे, प्रोटीन है, और यहाँ पे जो चमकता हुआ चीज क्या है, डीएनए है, ठीक है। तो उससे ये पता चला कि जो चमकता हुआ चीज है, मतलब ये जो सल्फर है वो सेल के अंदर नहीं गया, ठीक है। जो वायरस का जो था वो बैक्टीरिया के सेल के अंदर नहीं गया, वो बाहर है। और जेनेटिक मटेरियल का प्रॉपर्टी क्या होता है, नियम मतलब उसके मेन लक्षण क्या होते हैं कि जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या हो, पास हो, ठीक है। अगर यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन होता, ठीक है, तो वो क्या करता, इस सेल के अंदर जाता, लेकिन सेल के अंदर नहीं जाना है, मतलब ये जेनेटिक मटेरियल हमारा नहीं है। तो दूसरा क्या था यहाँ पे था फास्फोरस, ठीक है। तो यहाँ पे पता चला कि जो जेनेटिक मटेरियल है हमारा डीएनए, वो रेडियो एक्टिव कहाँ पे था, हमारा सेल के अंदर मिला, मतलब ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक ऑर्गेनिज्म से, एक जनरेशन से, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में मतलब जा रहा है, ठीक है। तो इससे ये जो हासी और चेज है, इस एक्सपेरिमेंट से बताया कि जो डीएनए है हमारा वही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। ये था इसका थर्ड क्वेश्चन। ये जो तीन क्वेश्चन, ठीक है, ये हासी चेज वाला, इससे पहले जो बताई थी आपको मैं ओपेरॉन मॉडल, और कौन सा वाटसन ऑफ क्रिक वाला, डीएनए वाला, ये तीनों 5 मार्क्स के 5 मार्क्स से जो क्वेश्चन है उसमें बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसे आप लोग एक बार मतलब इसे एक बार याद से पढ़ के देखिए, ओके। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं जेनेटिक्स पर, मतलब अनुवांशिकता के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि जो कोडोमिनेंस होता है, ठीक है, कोडोमिनेंस मतलब सहसहभागिता, ठीक है। तो यहाँ पे सहसहभागिता या सहप्रभागिता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, कोडोमिनेंस, ठीक है। तो देखिए सहप्रभाविता, सहप्रभाविता का मतलब ये होता है सहप्रभाविता। अब देखिए इसका मतलब ये होता है कि डोमिनेंस का मतलब तो सबको पता है कि दो कैरेक्टर रहेंगे, उसमें से क्या होगा, प्रभाविता होगा और एक दूसरा अप्रभावित होगा। लेकिन सहप्रभाविता मतलब जो दो कैरेक्टर रहते हैं, ठीक है, वो दोनों ही क्या करते हैं, जब दोनों का क्रॉस होता है तो दोनों ही अपने कैरेक्टर, अपने जो लक्षण रहते हैं उसको शो करते हैं, ठीक है। इसे हम कहते हैं सहप्रभाविता। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है, AB ब्लड ग्रुप, ठीक है। सब जानते हैं ह्यूमन के पास एक ब्लड ग्रुप होता है, कौन सा, AB ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल किसका है, उदाहरण है सहप्रभाविता का, ठीक है। इसका मतलब देखिए कि अगर मान लीजिए किसी पेरेंट्स के पास, मान लीजिए फादर के पास, ठीक है, उसके पापा के पास A ब्लड ग्रुप A है, ठीक है, उनकी मम्मी के पास क्या है, B है, ठीक है। तो जब इसका क्रॉसिंग ओवर होगा, ठीक है,
तब इनके बच्चों के पास क्या आएगा, ए और बी। ठीक है, समझ में आएगी। ठीक है, इसमें क्या आ रहा है, ए और बी आ रहा है। अगर देखिए इससे पहले हम लोग नॉर्मल हम लोग क्या पढ़ते थे, ठीक है, पहले क्या पढ़ते थे हम डोमिनेंस वाला में, कि जैसे कि मान लीजिए एक क्या है टॉल प्लांट है, बड़ा प्लांट है, और एक क्या है छोटा वाला प्लांट है, ड्रॉप प्लांट। जब इन दोनों का हम लोग क्या किए, क्रॉसिंग करवाए, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, ये मिला। ठीक है, ये मिला था हमें यहाँ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या डोमिनेंस में एक कैरेक्टर ये शो कर रहा है, एक कैरेक्टर इसके पास आ रहा है, दोनों अपना अपना एक कैरेक्टर आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या ये था, ये भी टॉल प्लांट था, लेकिन यहाँ पे वैसे नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो पापा का जो फादर का जो एक थर्ड ब्लड ग्रुप वो भी आ रहा है और मदर का भी आ रहा है, और दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों का मिक्सअप नहीं हो रहा है, दोनों अपना अपना जो कैरेक्टर है उसको शो कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं सप्रभाविता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है। अब इसके बाद एक और एक होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है। ठीक है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या है, ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का उदाहरण सबसे अच्छा ये है कि एक फ्लावर होता है स्नैपड्रैगन। ठीक है, तो उनमें क्या होता है, ये जो फ्लावर है ये कौन से कलर का है, ये फ्लावर है रेड कलर का। ठीक है, उसके बाद एक और फ्लावर है हम लोग कौन सा, व्हाइट कलर का। तो ये एक व्हाइट कलर का फ्लावर लिए हम लोग, ये था रेड वाला और ये था व्हाइट का। जब ये दोनों का क्या हो रहा है, क्रॉसिंग हो रहा है। ठीक है, जब ये दोनों का क्रॉसिंग होता है तो हमें यहाँ पे मिलता है कौन सा कलर, पिंक कलर। ठीक है, ये आ गया पिंक कलर। ओके, तो इसे कहते हैं हम इनकम्प्लीट, मतलब जो कंप्लीट नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे, कि यहाँ पे जो तो आर थे, ठीक है, रेड कलर था और व्हाइट कलर था, जब दोनों का मिश्रण होता है तो F1 जनरेशन पे हमें क्या मिलता है, कोई अलग ही कलर मिलता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि दोनों जो कैरेक्टर है वो क्या कर रहे हैं, आपस में मिलकर कुछ नए कैरेक्टर का उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, अब देखिए ये एक क्वेश्चन हो गया, इसके बाद एक जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। ठीक है, तो उसका मैं सॉल्यूशन बताती हूँ। एक क्वेश्चन आता है हमेशा कि मान लो आपका जैसे कि एक रूल है, ठीक है, चार्गफ रूल बोलते हैं जिसे, उसके अंतर्गत ये होता है कि जो एडेनिन है, ठीक है, वो हमेशा क्या होगा, टी के साथ बॉन्ड होता है, सबको पता है, और जो जी है वो किससे होता है, सी से बॉन्ड होता है। मतलब ये दोनों का इक्वल, हम लोग दोनों का अगर इक्वल करेंगे तो सबका वैल्यू कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर, ठीक है, अगर यहाँ पे एक का वैल्यू, मतलब एडेनिन का वैल्यू दिया है, ठीक है, एडेनिन का वैल्यू दिया है हमारे पास कितना, 20% दिया है। ठीक है, एडेनिन का वैल्यू दिया है 20%, तो आपसे पूछा जाएगा, मान लो जैसे ग्वानिन है, ठीक है, ग्वानिन का परसेंटेज कितना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका बहुत इजी सिंपल तरीका है कि हमें पता है कि एडेनिन किसके बराबर होता है, थाइमिन के बराबर होता है। ठीक है, एडेनिन हमेशा थाइमिन के बराबर होता है। तो एडेनिन का 20 है, ठीक है, एडेनिन के पास कितना है, 20 है, मतलब थाइमिन के पास भी कितना होगा, 20 होगा। ठीक है, तो 20 ये हो गया हमारा 40 हो गया। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग 1 दे रहे हैं ना, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 100 में 40 को माइनस कर देंगे। में क्या करते हैं हम, 40 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, जब 100 में 40 गया तो कितना बचेगा हमारे पास, 60 बचा। मतलब जो बचा वाला चीज़ है, कौन सा बचा वाला, साइटोसिन और ग्वानिन है।
तो जो बचा वाला है वो कितने मार्क्स, वो मतलब कितना अंक हो जाएगा उसका, 60 में हो जाएगा। तो अब देखिए 2 है ना, तो हम 60 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइडेड कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 30। मतलब जो आपका साइटोसिन है वो रहेगा 30% और जो ग्वानिन है वो रहेगा आपका 30%। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आपको इसका कोई सा भी दे देगा, जैसे एडेनिन का दिया है तो इसके प्लेस में आपका थाइमिन का पूछेगा, ग्वानिन का पूछेगा, तो कोई सा भी पूछे तो बस ये याद रखना कि एडेनिन है वो थाइमिन के बराबर होता है और जो ग्वानिन है वो साइटोसिन के बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस चैप्टर से एक का क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये चैप्टर का हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन आता है कि अंतर पूछता है। ठीक है, इस चैप्टर में अंतर पूछता है कि दोनों के बीच में अंतर क्या है। जैसे कि पहला हमारे पास क्वेश्चन है, होमोजाइगस होता है और हेट्रोजाइगस होता है। ठीक है, होमोजाइगस वाला और हेट्रोजाइगस वाला, डोमिनेंट और रिसेसिव है, जैसे मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो अगर मान लो होमोजाइगस है, होमोजाइगस है और हेट्रोजाइगस है। ठीक है, या तो ये पहला है या तो दूसरा क्या होगा, मोनोहाइब्रिड, मतलब सिंगल एकल वाला हाइब्रिड जो करते हैं उसको बोल रहे हैं मोनोहाइब्रिड या डाइहाइब्रिड। ठीक है, डाइहाइब्रिड क्रॉस, ये दोनों हो गया आपका। ठीक है, तो अगर ऐसे गया तो और एक क्वेश्चन आता है जीनोटाइप या फिर फिनोटाइप। ये 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में आपका अंतर बताओ पूछता है। ठीक है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, तो इसे हम फटाफट देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो होमोजाइगस का मतलब क्या होता है, अगर कोई एक मान ली एक क्रोमोसोम्स है। ठीक है, तो अगर क्रोमोसोम्स में सेम टाइप के क्या होंगे, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, अगर ये सेम टाइप के जीन प्रेजेंट रहेंगे तो उसे हम कहते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, जैसे क्रोमोसोम्स है तो एक के पास एक सेम क्रोमोसोम्स है, इसके पास भी सेम क्रोमोसोम्स है। ठीक है, तो ये क्या होगा, होमोजाइगस। और हेट्रोजाइगस मतलब अलग अलग। एग्जांपल फॉर ये हो गया आपका टी और टी। ठीक है, कैपिटल टी दोनों बड़े टी है, तो इसका मतलब ये हो गया होमोजाइगस। हेट्रोजाइगस का मतलब होगा दो अलग अलग एलील या अलग अलग जीन जो है हमारे पास प्रेजेंट है, वो हो गया होमोजाइगस। ठीक है, अब देखिए मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है। ठीक है, मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉस का मतलब ये होता है कि इसमें जो क्रॉस हो रहा है वो किसी एक सिंगल कैरेक्टर का क्रॉस हो। ठीक है, कोई एक सिंगल जीन होगा, जैसे कि एग्जांपल फॉर आपको अगर हाइड्री ले रहे हैं तो ये टी है। ठीक है, ये एक सिंगल कैरेक्टर है आपका, तो अगर किसी एक सिंगल कैरेक्टर का क्रॉस किसी सिंगल कैरेक्टर के साथ होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड का मतलब होता है किसी 2 कैरेक्टर का क्रॉस एक साथ हो रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग जैसे कि पी प्लांट लेते हैं मेंडल के लिए, तो मान लीजिए मेंडल के पी प्लांट में उसका कलर ले लिए और उसका आप शेप ले लिए। ठीक है, तो आप मान लो क्या लिए, एक वाई और ये जी ले लिए। ठीक है, तो 2 चीज अलग अलग हो गया, इसका क्रॉस आप फिर किसी से लगा दें, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई टाइप से। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका डाइहाइब्रिड, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 कैरेक्टर प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद आता है आपका जीनोटाइप और फिनोटाइप, मतलब जीन संकरण और लक्षण संकरण। ठीक है, तो जीनोटाइप का मतलब सिंपल सा मतलब है कि जो आप जेनेटिक इसका कॉम्बिनेशन रहता है। ठीक है, अनुवांशिक का जो क्या बोलते हैं, जो संरचना रहती है उसको आप बोलते हैं जीनोटाइप। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल फॉर जीनोटाइप का उदाहरण ये है कि अगर मान लो हम लोग किसी का कलर मतलब जीनोटाइप देखें। ठीक है, तो जीनोटाइप का क्या होगा कि इसका जेनेटिक मतलब अनुवांशिकता का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है उसे हम कहेंगे जीनोटाइप। तो एग्जांपल फॉर मान लीजिए आपको जैसे टी था। ठीक है, तो ये देखिए कैपिटल टी, ये भी आपका टॉल होगा, बड़ा प्लांट होगा, और कैपिटल
और कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये भी आपका बड़ा प्लांट होगा, ठीक है। तो जीनोटाइप यहाँ पे क्या है आपका, दो है, ठीक है, दो है ना, ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक जीनोटाइप है। और स्मॉल टी क्या होगा आपका, स्मॉल टी ये एक होगा, ठीक है, मतलब तीन आपका हो गया, एक वन वन वन, ये आपका जीनोटाइप हो गया, क्योंकि ये एक है, ये एक है, ये एक है। फिनोटाइप का मतलब क्या होगा कि जो आपको दिखता है, ठीक है, जो लक्षण क्या है इसके, ये आपका तो जेनेटिक वाला था, अनुवांशिक जो कॉम्बिनेशन बनना था वो था, लेकिन फिनोटाइप का मतलब लक्षण क्या है इसका, ठीक है। तो देखिए लक्षण क्या है यहाँ पे, ये भी टॉल प्लांट है, बड़ा प्लांट है, ये भी आपका क्या है, बड़ा प्लांट है, तो दोनों को हम लोग टू लिख सकते हैं यहाँ पे, दो एक साथ है। और ये जो आपका स्मॉल है, ये क्या है आपका, वन है, ठीक है, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं। तो जो दिख रहा है बाहर वो आपका फिनोटाइप होगा, और जो अंदर कॉम्बिनेशन बनेगा वो क्या होगा आपका, जीनोटाइप, ठीक है। ओके, तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे किससे, अनुवांशिकता और विकास से, ठीक है। तो विकास मतलब इवोल्यूशन चैप्टर आपका हट गया है, रिड्यूस हो गया है, तो आपको सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है, अनुवांशिकता के बारे में पढ़ना है। तो ये जो क्वेश्चन अभी होता है वो है अनुवांशिकता के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में बार बार पूछा गया है, ठीक है। तो इसके बाद अब हम नेक्स्ट यूनिट के बारे में पढ़ते हैं।